प्लैटिनम कॉपर लेड। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है बेटा वो लिखना है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क is struck between इलेक्ट्रोड्स। जिन इलेक्ट्रोड्स से हम इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करेंगे बेटा, तो उससे क्या होगा, जो मेटल इमर्स्ड होगा सॉल्यूशन में वो वेपोराइज हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक आर्क से क्या होगा, इंटेंस हीट क्रिएट होगी। जो मेटल वेपोराइज हुआ, अब ये क्या होता है, जो कंटेनर है आइस बाथ में रखा हुआ है, तो मेटल कंडेंस इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। तो हम इसमें आगे कंप्लीट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। Due to this, intense heat is generated, which causes immersed metal to vaporize into dispersion medium। डिस्पर्शन मीडियम जनरली यहां हम बेटा वाटर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोसॉल मेकिंग में भी यूज कर लेते हैं। मेटल हाइड्रोसॉल मेकिंग इनटू डिस्पर्शन मीडियम। which on condensation beta, which then condensate to form colloidal size particles by surrounding cooling mixture। वो कूलिंग मिक्सचर क्या बेटा, आइस बाथ। जो आइस बाथ में हमने रखा है फर्स्ट कंटेनर, यही बेटा मेरे पास ब्रेडिक आर्क मेथड होता है। शॉर्ट में डायग्राम का ही रोल है बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में बना लिया था। नेक्स्ट बहुत छोटा ही लिखवाऊंगा, कोई मतलब नहीं है उसमें, तुम्हारे यहाँ एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ शायद, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा लिखना है।
ये रब कर रहा हूं बेटा। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। बेटा अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल साउंड जैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ इसमें ओनली डिफरेंस क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल पर्सन की ऑडियोबल रेंज फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज, उससे ज्यादा होती है। तो सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी larger than audible sound, other properties, other physical properties, ये वैसे तो हमें पता होना चाहिए, properties similar, are similar। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? 20 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी ज्यादा बेटा। सिर्फ हमें ये लिखना है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन bring about the transformation of suspension or liquids like oil or mercury। बेटा mercury like liquid और ऑयल्स, इनका बेटा हमारे पास क्या कर देता है? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कोलाइडल रेंज। ये तुमने साउंड में भी पढ़ा था बेटा, या साउंड का रेजोनेंस इफेक्ट देखा होता है। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है? ब्रिज वगैरह भी ब्रेक हो जाते हैं अगर उसी फ्रीक्वेंसी में तुम वो सोल्जर ब्रिज के ऊपर से वॉक करते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन और लिक्विड्स लाइक ऑयल और मर्करी इनटू कोलाइडल रेंज। इसके एग्जांपल सिर्फ इतना ही लिखना है, इट इज सुटेबल टेक्निक फॉर ऑयल्स and currently sometimes it is used for the preparation of metal oxide and metal sulfide salt। Examples generally used for oils, ये लिख लीजिए बेटा एक तो। सेकंड, nowadays metal oxides, salt, metal sulfide salts also are also formed by this method। लेकिन तुम्हारे यहाँ इस मेथड को यूज करने के लिए नहीं है बेटा, सिर्फ नेम ही पता होना चाहिए। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन, सस्पेंशन को साउंड की हेल्प से, अल्ट्रासोनिक साउंड की वाइब्रेशन की हेल्प से कन्वर्ट कर लिया जाता है कोलाइडल रेंज में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा वही करना हमें, पेप्टाइजेशन।
1 मिनट। बेटा सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में भी हमारा किसी ने पूछा था नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में भी कोलाइडल सॉल्ट मेकिंग बाय फिजिकल मेथड्स, और फिजिकल मेथड में भी हम डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं। डिस्पर्शन में 4 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ लिया था, कौन सा मेथड पढ़ा फर्स्ट वन, याद हो तो? अभी आज तो हमने इलेक्ट्रिक आर्क रेडिकल आर्क मेथड डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने पढ़ा था मैकेनिकल डिस्पर्शन, सेकंड हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, थर्ड डिस्पर्शन बाय साउंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, पेप्टाइजेशन। जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आता है बेटा। डेफिनेशन प्रॉपर्ली लिख लेना, उसको समझ लेना डिटेल। अगर टाइम मिलेगा तो फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में कभी, लेकिन जितना तुम्हें रिक्वायर्ड होता है आज ही करवाऊंगा। पेप्टाइजेशन, इस पे बेटा बहुत बार शॉर्ट नोट आता है। इसमें होता क्या है, सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी प्रेसिपिटेट some freshly prepared precipitate of ionic solids। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, आयनिक सॉलिड और फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी। आर dispersed into colloidal solution in water by the addition of electrolyte in small quantity। ये टर्म इलेक्ट्रोलाइट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, by the addition of electrolyte in small quantity। इसके साथ एक स्पेशल कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट contains some common ion। बेटा जिस आयनिक सॉलिड का हम सोल बनाने जा रहे हैं और उसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, उनमें वन ऑफ द आयन क्या होना चाहिए, केटायन और एनायन में से कॉमन। क्यों? क्योंकि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होगा उसकी सरफेस पे जाके इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन एडजॉर्ब होगा तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड बॉडी पर क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा, और सिमिलर चार्जेस में क्या होता है बेटा, रिपल्शन, दैट विल कॉज स्प्लिटिंग ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल। डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन डायग्राम बना उसमें एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा बेटा। लेकिन हमें ये टर्म कभी भी पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन आती है तो टर्म क्या होता है, पेप्टाइजेशन वर्ड यूज किसके लिए गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ आयनिक सॉलिड, कन्वर्जन इनटू सोल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्पर्शन मीडियम वाटर, क्योंकि आयनिक सॉलिड
इजिली ब्रेकेबल इनटू फॉर्म्स ऑफ आयन कहाँ होते हैं बेटा? वाटर। अब इसमें लिखवाता हूं, ये उतार लेना बेटा। पेप्टाइजेशन में ये टर्म ही इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब common ion from electrolyte and becomes charged. This charged particles split. This charged particle then splits into the size of colloidal particles. लबोलबाब क्या है बेटा? इसमें टेक्निक यूज हुई है एडजॉर्प्शन, कॉमन आयन का फीचर यूज हुआ है, और सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होता है, वो प्रिंसिपल यूटिलाइज हुआ है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, हम एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। A precipitated material converted into colloidal solution by the action of an electrolyte in solution। ठीक है, कई बुक्स में कई जगह शॉर्टकट में लिखाने में बेटा एक सिंपल टर्म यूटिलाइज कर लेते हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं जो बुक्स में लिखा होता है। टेस्ट बेटा नेक्स्ट क्लास में या इंडिविजुअली जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है। डिस्पर्शन ऑफ a precipitate, the dispersion of a precipitate into colloidal size particles by the action of electrolyte containing common ion known as peptidization and the electrolyte used known as peptizing agent। बेटा
जेई मेन के लिए या जेई एडवांस के लिए पहले कोगुलेशन बताएंगे जब हो जाएगा कोलाइड की एप्लीकेशन में। ये लाइन अभी के लिए याद रखना बेटा, पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन। ये हाईली इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले कोलाइड बना लें, फिर कोलाइड का हम कोगुलेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। पेप्टाइजेशन इज इनवर्स ऑफ कोगुलेशन। वैसे कोगुलेशन तुमने 12th 11th में फिटकरी या केमिस्ट्री की लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में फिटकरी बोलते हैं बेटा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पोटाशियम एलम पढ़ा होगा, तो ब्लड के कोगुलेशन के लिए काम आता है। इट मींस प्रेसिपिटेट करना। सोल का प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन कहलाता है बेटा, और कोगुलेशन से का रिवर्स क्या हुआ, पेप्टाइजेशन। क्योंकि पेप्टाइजेशन में भी हमने क्या किया, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया। अब इसका डायग्रामेटिकली और कुछ एक एग्जांपल समझेंगे और याद रखनी है बेटा किस किस में पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है। 3 to 4 एग्जांपल्स हैं तुम्हारे यहाँ बुक में, 2 ही लिखे, 4 लिखवा दूंगा। पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ कोगुलेशन, ये स्टार लगा के लिखना है। अब एग्जांपल और डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। एग्जांपल 4 लेंगे बेटा, AgCl सोल। पेप्टाइजिंग एजेंट यहाँ यूज करते हैं बेटा HCl, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड सोल, और इसमें हम पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करते हैं बेटा FeCl3। यहाँ पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करते हैं क्रोमियम क्लोराइड। फोर्थ एक एग्जांपल और लिख सकते हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल। पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करते हैं बेटा एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर हमने ये इससे चार्ज कैसे आता है, ये डायग्राम बेटा, हमारे पास कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, वो सेटल डाउन हुआ है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ आयनिक सॉलिड। ये सब आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा। हमने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट। अब AgCl में हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया HCl, उसमें कॉमन आयन कौन सा बेटा, क्लोराइड आयन कॉमन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में कॉमन आयन क्या है, फेरिक आयन। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में क्रोमियम प्लस T, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al+T। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में हम जब ऐड करते हैं तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन एडजॉर्ब हो जाता है बेटा इसके ऊपर सरफेस में, यहाँ इसमें एडजॉर्ब होगा कॉमन आयन, तो सरफेस क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी।
और जब चार्ज हो जाएगी, सिमिलर चार्जेस में क्या होता है बेटा, रिपल्शन, तो वो कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, ब्रेक। अब अगर हमारे पास कॉमन आयन पॉजिटिव था तो सोल सॉल्यूशन में चार्ज अपीयर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कॉमन आयन हमने एडजॉर्ब नेगेटिव करवाया है तो सोल पार्टिकल पे चार्ज एडजॉर्ब चार्ज अपीयर कौन सा होगा, नेगेटिव। अब सिल्वर वाले में कॉमन आयन क्या है, Cl माइनस, तो ये नेगेटिवली चार्ज सोल, ये सब क्या होंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल, क्योंकि इनमें फेरिक आयन, क्रोमियम प्लस टी और एल्यूमिनियम प्लस टी। अगर हमने इनमें कोई हाइड्रोक्साइड वाला मिलाया होता जिसमें कॉमन आयन हाइड्रोक्साइड होता, अगर वो एडजॉर्ब होता तो चार्ज क्या आता, नेगेटिव, तो वो नेगेटिवली चार्ज सोल होता। एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं, लेकिन ये 4 तो हो गए बेटा, बहुत है। दो लिखवा देता हूं, कैडमियम सल्फाइड वाला भी लिखवा देता हूं, और टिन ऑक्साइड वाला भी लिखवा देता हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा। नहीं तो 4 एग्जांपल ऑलरेडी हो गए बेटा। ये उतार लीजिए, एक एग्जांपल और लिखना चाहते हो तो फिफ्थ एग्जांपल लिख सकते हैं हम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, ये फोर्थ, फिफ्थ एग्जांपल, कैडमियम सल्फाइड सोल with the help of hydrogen sulfide. Here H2S is peptizing agent, common ion S-2 सल्फाइड, सल्फाइड कॉमन आयन है इसलिए नेगेटिवली चार्ज सोल होगा, सोल। चार्ज जब हमने बात की थी बेटा लायोफोबिक, लायोफोबिक की कैटेगरी में ये आते हैं, तो इसलिए इन पे चार्जेस भी अपीयर होता है। तो हमने लिखा था लायोफोबिक की पार्टिकल्स की जनरली प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज अपीयर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए पेप्टाइजेशन से अगर बना है तो उसमें चार्ज जरूर अपीयर होगा बेटा। अगर किसी रीजन से तुम इसके चार्ज को गायब कर दोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। जब तक चार्ज है, रिपल्शन के कारण ये चार्ज पार्टिकल मूव करते रहेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे ग्रेविटी के कारण। अब हमारे पास टोटल जितने 4 डिस्पर्शन के मेथड हो गए, 4 हमारे पास एक कंडेंसेशन के मेथड पढ़ लिए थे बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। 2 मिनट्स है, उतार लीजिएगा।
एग्जांपल्स उतारने के बाद बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पे भी शॉर्ट नोट आता है कभी कभार। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेटा जब हम कोलाइडल सॉल्ट बना रहे हैं वेरियस मेथड से, तो उनमें कुछ कभी कभार क्या होती है इम्प्योरिटीज। जनरली कहते हैं जैसे पेप्टाइजेशन से बनाया तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी होती है और कई बार अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की। और ये हमें जो अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है इम्प्योरिटीज सोल को कोलाइडल सोल को अनस्टेबल करते हैं, इसलिए हमें इसको रिमूव करना होता है। दे हैव टू बी रिमूव्ड। तो देयर आर सम मेथड्स यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन। हम यूज करेंगे बेटा डायलाइसिस। डायलाइसिस में हम इलेक्ट्रोडायलिसिस भी यूज करेंगे, नॉर्मल डायलिसिस भी यूज करेंगे और एक फिल्ट्रेशन रहता है बेटा। तो हम पहले लिखते हैं प्योरिफिकेशन की नीड क्यों है। वो तो एक लाइन लिखना है, लिख लीजिए। कभी बोर्ड या पेपर में जेई मेन में लिखने के लिए काम नहीं आती, बस थ्योरी कंप्लीट करनी है तो आता है। Colloidal salts formed by various methods contains impurities. These impurities makes colloidal salt unstable. Therefore, we have to remove these impurities from salt. There are three methods generally used for purification of salt. First one, dialysis. Second, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटीज नहीं होगी, और नॉर्मल डायलिसिस से यूज करेंगे बेटा। अदरवाइज इलेक्ट्रो डायलिसिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो डायलिसिस रहता है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आता है। थर्ड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस तुमने बेटा आजकल नॉर्मली किडनी में, अगर किडनी का डायलिसिस तो तुमने सुना होगा, तो वो जैसे डायलिसिस होता है सिमिलर फीचर यहाँ भी होता है बेटा, वही रहता है। इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे। लिखने से पहले ये उतार लीजिए, डायलिसिस के बारे में लिखने से पहले
First one, dialysis. Dialyzer bag, soil particles, dispersion medium, रेड कलर में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल है या इम्प्योरिटीज जो डिसॉल्व है उनको ही हाईलाइट कर रहा हूं। रेड कलर में जो नोटेड है इसका मतलब ये है डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज या अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए सोल में, वो है। अब ये सारा जो डायलिसिस का फंक्शन है ये बेटा जैसे ऑस्मोसिस में तुमने पढ़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन चैप्टर में आया होगा, वहां हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट यूज किया था बेटा। डायलिसिस में भी यही होता है कि जो डायलेजर बैग है उसके मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स या स्मॉल साइज के पार्टिकल्स ही या डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स ही क्या कर सकते होंगे बेटा, गो थ्रू, पास ऑन कर सकते होंगे। लेकिन सोल के पार्टिकल्स क्या रहेंगे, बैग के अंदर ही रहेंगे, डायलेजर बैग के अंदर। अब जब मैं वाटर पास ऑन कर रहा होगा, इस यहां से वाटर का इनलेट है, वाटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा होगा बेटा, फ्लो कर रहा होगा। तो बाहर के साइड तुम्हारे पास कंसंट्रेशन क्या है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में तुम्हारे पास क्या होगा, जो मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल डिफ्यूज कर सकता होगा इंप्योरिटी का, वो क्या हो जाएगा, ट्रू वाटर, जो प्योर वाटर है आउटसाइड से जब हम फ्लो करवा रहे हैं बेटा उसके अंदर आ जाएगा। और डायलाइजर बैग में हमारे पास प्योर यानी कि इंप्योरिटीज से रिमूव करने से बचा हुआ सोल होगा। तो हम इस पे लिखते हैं बेटा, ये डायग्राम यही रहता है। वर्किंग स्टाइल क्या है, डिफ्यूजन। जो एक ही लाइन में खत्म करना होता है तो हम ये लिखते हैं बेटा, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव dissolved substance
from colloidal sol by means of diffusion through suitable membrane। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पहले भी आ चुका बेटा। अब हमें पता है बेटा टू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है बेटा वही कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन सेलोफेन शीट बट कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं बेटा। अब डायलेजर बैग है वो किसका बना होना चाहिए, हम इससे कितना बना सेलोफेन शीट का या एनिमल मेम्ब्रेन या किसी भी मटेरियल का हो, लेकिन उसमें से कोलाइडल सॉल के पार्टिकल पास नहीं होने चाहिए बेटा। इट मींस उसके होल्स जो भी है डायलाइजर बैग में उसके थ्रू क्या पास होंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं डायलाइजर बैग containing colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water continuously flow and particles or impurities which are causing disturbance in colloidal sol pass through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind। अब फास्टली जिसका बस इतना ही मतलब होता है बेटा, पेपर में यही लाइन लिखना इंपॉर्टेंट होता है तब, लेकिन फिर भी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए अ बैग डायलाइजर बैग, a bag containing colloidal salt is suspended in a vessel through which fresh water continuously flow। ये वाटर के लिए इनलेट रखा था बेटा। तो कहते हैं the molecules और आयंस भी हो सकते हैं बेटा in case of electrolytic impurity। The molecules or ions which can pass through dialyzer bag comes into the pure water, comes into the pure water। प्योर वाटर जो बाहर से नहीं तो आउटर वाटर भी लिख लेते हैं बेटा।
after some time pure colloidal salt is left behind. डायलाइजर बैग में ही बचता बेटा। इलेक्ट्रोडायलिसिस में कुछ खास नहीं होता बेटा, अगर यही डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज क्या हो, आयनिक इन नेचर हो, तो अगर मेम्ब्रेन्स के थ्रू डायलाइजर बैग के अक्रॉस अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल ने जाना हो, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लें एक्सटर्नली, तो उससे इन चार्ज पार्टिकल की मोशन को हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्पीड अप। अगर हम सिंपल डायलिसिस को इंप्योरिटी चार्ज होने के कारण अगर स्पीड अप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बेटा, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो दैट इज नोन एज हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में कुछ भी नहीं होता बेटा, सिर्फ हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम में, इसी डायग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और कंडीशन लिख देंगे। तो हम कह दें इलेक्ट्रोडायलिसिस को एक ही डेफिनेशन में खत्म कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस में अगर डायलिसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया जाए, तो उससे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो सिर्फ हम डायग्राम ही बनाएंगे बेटा इसका, इलेक्ट्रोडायलिसिस पहले उतार लीजिए, इलेक्ट्रोडायलिसिस का डायग्राम ऊपर ही बना देंगे। यही डायग्राम का थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यही वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है बस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये थोड़ा सा स्टेटस बड़ा कर देंगे बेटा। आउटलेट फॉर वाटर,
इलेक्ट्रोड बेटा ये एनोड पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा तो एनोड, नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगा तो कैथोड। हमने अब डायलेजर बैग के अराउंड बेटा क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड, मेटल के इलेक्ट्रोड जिनको वायर से कनेक्ट कर रखा है, और बैटरी से बेटा पॉजिटिव टर्मिनल को, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा बैटरी के उसको एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा तो कैथोड। अब बाकी सारी रामायण सेम है बेटा डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस में, बस अगर इंप्योरिटीज क्या हो, आयनिक हो। Dissolved impurities, unwanted particles, ionic in nature. It means charged in nature. इसी को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर। चार्ज हो, आयनिक हो, इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर हो, तभी हम बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे। अब इसमें रहता क्या है, in this process with in this process dialysis is carried out in the influence of electric field. This will speed up the migration of ions to the opposite electrodes. बेटा अगर एनोड पर कौन सा आएगा, एनायनिक पार्ट, एनायन होगा वो डायलिसिस बैग से निकलकर एनोड पर जाएगा, और कैटायन होगा वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल कैथोड की तरफ जाएगा। उनकी मोशन को हमने क्या किया बेटा, स्पीड अप। अब एक तरह से मैं एक लाइन में खत्म कर दूं, दिस मेथड इज फास्टर देन सिंपल डायलिसिस एंड नॉन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस, बट कंडीशन क्या है बेटा, डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज क्या होनी चाहिए, आयनिक इन नेचर, चार्ज इन नेचर और इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर, तभी ये होगा। एक लाइन उल्टा ये भी लिख सकते हैं बेटा, जो हमें लिखा होता है, electrolysis is not meant for non-ionic impurities. अगर नॉन आयनिक
इम्प्योरिटीज होंगी तो हम इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज नहीं कर पाएंगे बेटा। तो स्पीड अप होगा ही नहीं ना, चार्ज पार्टिकल होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रोड उनकी स्पीड को फास्टर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। आजकल ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए और किडनी के डायलिसिस में भी हम आजकल इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं बेटा, अगर आयनिक इंप्योरिटीज हो। अब ग्लूकोज और शुगर का सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ग्लूकोज और शुगर का सॉल्यूशन नॉन आयनिक इन नेचर होता है। मेरे पास दो प्योरिफिकेशन के खत्म हो गए बेटा, थर्ड अब रह गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दो मिनट दे रहा हूं, इतने उतार लीजिए बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो तो टर्म सिमिलरली नाम से ही समझ में आ जाता बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्टर वर्ड तो तुमने यूज ही किया है बेटा। फिल्टर का मतलब हमें पता होता है कि जो क्या है कि स्मॉल साइज का पार्टिकल उससे गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। या घर में हम चाय को तो जानते हैं बेटा, मॉर्निंग में टी पीते हैं तो उसमें भी हमें पता है कि क्या पास ऑन हो सकता है उससे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक अपरेटस बना के हम समझ लेंगे बेटा, बस इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है।
गैस, बेटा एयर भी लिख सकते हो, गैस प्रेशर जनरली, या एयर प्रेशर भी लिख सकते हो, एयर प्रेशर। अल्ट्रा फिल्टर, इसके ऊपर हमारे पास होंगे ये सोल पार्टिकल है बेटा, इसी में हमारे पास इम्प्योरिटी जो डिसॉल्व होगी, और डिस्पर्शन मीडियम तो ही, डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास जनरली यहाँ क्या होता है, वाटर। तो हम यहाँ ये लेते हैं, तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से पास ऑन कर जाएगा इम्प्योरिटी प्लस वाटर। कंटिन्यूस हम गैस का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा बेटा, सॉल्ट। The separation of salt particles from the liquid medium and electrolyte by filtration with the help of ultra filter is called ultra filtration. गैस प्रेशर हम इसलिए अप्लाई करते हैं बेटा, जो प्रोसेस क्या हो जाए, फास्टर हो जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। हमने पढ़ाई का जो सेलोफेन है, जो हमने डायलाइजर बैग में यूज किया बेटा मटेरियल, वही मटेरियल हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां यूज कर सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो सिर्फ एक ही लाइन में ही खत्म करूंगा बेटा, यहां हम कलेक्ट कर लेंगे बेटा इम्प्योरिटी प्लस वाटर या डिसॉल्व वाटर। ये धीरे धीरे यहाँ टैप भी लगा सकते हो, टैप जब चाहो क्लोज कर सकते हो, और नीचे से तो हमारे पास क्या है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में the separation of salt particles from liquid medium and dissolved impurities. The separation of salt particles from liquid medium and dissolved impurities by filtration through ultra filter known as ultra filtration. कुछ भी नहीं है बेटा, एक फिल्टर पेपर को बस ये लिखना है कि अल्ट्रा फिल्टर। जनरली वो लिखना है डायलाइजर बैग का जो मटेरियल था, सेलोफेन या परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स या डिस्पर्शन मीडियम और दूसरा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास ऑन हो सकते हैं बेटा।
और कई बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्पीड अप करने के लिए स्टार भी कर सकते हो बेटा, हिला भी सकते हो, हिलाने से भी फास्टर हो जाता है। अब जो कोलाइडल साइज के पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे बेटा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर, उनको डिस्पर्शन मीडियम में ऐड ऑन करके हम प्योर सॉल्ट बना लेंगे। वो लाइन लिख देता हूं बेटा, कोलाइडल particles which left over on filter paper, ultra filter paper left over after ultra filtration added into dispersion medium to form pure salt। भाई जो बच गया फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्ट पार्टिकल, उसको डिस्पर्शन मीडियम जिसमें मिलाना चाहते हो बेटा मिलाइए, प्योर डिस्पर्शन मीडियम में मिलाकर हमारे पास प्योर सॉल्ट ऑब्टेन कर लीजिए। ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी और इसके शीट जितना भी होता है नॉर्मल बुक्स के अकॉर्डिंग लिखवा दिया बेटा। एक एक्स्ट्रा कई बार बोर्ड में तो नहीं कहता, जेई में वर्ड यूज किया जाता है बेटा। देखिए डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जनरली बेटा दूध से बटर निकालने में जब हम यूज करते हैं तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज करते हैं बेटा। तो लिखवा देता हूं, एक्स्ट्रा है, बिल्कुल क्लियर कट कह दूं, पर कभी कभार पूछा जाए तो उसके लिए लिखवा रहा हूं बेटा। कई बार प्यूरिफिकेशन के लिए वैसे भी आ जाता है बेटा, या कुछ बना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट, एक्स्ट्रा कभी कभार पूछ लेता है बेटा। ये 9th में भी था बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी कह देते हैं। In this method, colloidal salt is taken into a tube. In this method, colloidal salt is taken into a tube which is placed in
a centrifugate. On rotation of a tube on high speed, अगर ट्यूब का जो सेंट्रीफ्यूगेट में प्लेस्ड है बेटा, उसका रोटेशन करते हैं हाई स्पीड से, colloidal size particles settle down into the bottom of tube and impurities remain into the solution. impurities बेटा सॉल्यूशन में रहती हैं और हमारे पास ट्यूब को जो सेंट्रीफ्यूगेशन में है बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में, उसको हाई स्पीड से रोटेट करता हूं तो कोलाइडल साइड्स पार्टिकल क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो गए, यानी कि एक बार डाउनवर्ड सेटल हो गए. Then the colloidal particles are mixed with dispersion medium to form प्योर सॉल्ट. अब जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए हैं बेटा, उनको उठाया ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से बॉटम द ट्यूब में सेटल डाउन हुए हैं, उनको उठा के डाल दिया अपने एप्रोप्रिएट या सिंपल डिस्पर्शन मीडियम में बेटा. अब हमारे पास प्योरिफिकेशन खत्म हो चुका है बेटा. अब प्रॉपर्टीज ऑफ सोल है. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास किस नेचर की, ऑप्टिकल होंगी, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी. अब पहले हमें पूरा क्या क्या रहेगा वो लिखना बेटा. वर्ड्स, इन वर्ड्स को मेमोराइज करके आना है, कौन सा किससे रिलेटेड है. फिर धीरे धीरे हम रिमूव करेंगे बेटा डाउट्स इसके रिगार्डिंग. बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक्स्ट्रा है. अब टॉपिक यहाँ से भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उस वाले पार्ट में चलते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा इस वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं.
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। जो ट्रू सॉल्यूशन से हमारे पास अलग है प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कशन आता है बेटा। फर्स्ट वन जो तो इसका बेस ही है बेटा, हेटेरोजीनियस कैरेक्टर। ये डिस्कस करें हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर बेटा। हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर से मींस क्या है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस की कैटेगरी में लेते हैं, और इसको हम किसकी कैटेगरी में लेते हैं बेटा? हेटेरोजेनाइज की कैटेगरी में। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, विजिबिलिटी, ब्राउनिंग मोशन वगैरह का डिस्कस करेंगे बेटा। विजिबिलिटी, थर्ड हमारे फिल्टरेबिलिटी बेटा, फिल्ट्रेशन, विजिबिलिटी, फिल्ट्रेशन, फोर्थ वन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसमें तो एक ही डिस्कस करते हैं बेटा, ब्राउनी मोशन। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें लिखा बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज 6। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इसमें टिंडल इफेक्ट ही मेन है बेटा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, विजिबिलिटी, फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ये कुछ पार्ट तुम्हें पढ़ के आना है, क्योंकि तभी हम इसमें डिस्कस कर पाएंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में मेनली टिंडल इफेक्ट ही डिस्कस करना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम ब्राउनी मोशन डिस्कस करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्कस करेंगे, और दूसरा चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज तभी आएंगी बेटा जब हमें पहले सोल तक का प्योरिफिकेशन और सोल बनाया कैसे है बेटा, पेप्टाइजेशन तक आता होगा। फिर लास्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड डिस्कस करेंगे इस वीक के एंड में। उससे पहले नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉपर्टीज के डिस्कशन पे ही रहेगी। हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर वो तो मैं आज ही खत्म कर देता हूं, क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन बाकी पार्ट में बेटा बहुत कुछ है। और एक बस आज हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर ही लिखवा रहा हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ये सब डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। Colloidal salts are heterogeneous in
nature. As it consists of two phases. First one, dispersed phase. Second phase, dispersion medium. बेटा हमें सिर्फ इतना लिखना होता है हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि ये टू फेजेस कंसिस्ट करता है बेटा, एक डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा विजिबिलिटी, ठीक है, उसमें कलर भी आ जाएगा बेटा, और इसको विजिबल करने के लिए कैसे देखें, ड्यू टू स्कैटरिंग। बेटा इनकी स्कैटरिंग होती है, स्कैटरेशन क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल साइज के पार्टिकल थोड़ा क्या होता है बेटा, बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से। फिल्ट्रेबिलिटी तो हमने फिल्ट्रेशन में चेक ही किया बेटा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास ऑन नहीं होता, क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी से हो जाएगा बेटा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं होता। तो फिल्ट्रेबिलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह का डिस्कशन नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत होगा तो तुम्हारे डिस्कस कर देंगे, एक्स्ट्रा है बेटा वो, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन तुम ट्रू सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हो, कोलाइडल्स के लिए नहीं पढ़ते दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत, अगर मेरा लास्ट में टाइम बचा तो करवा दूंगा, अदरवाइज नहीं करवाऊंगा बेटा, जितना सफिशिएंट होगा उतना ही कराए। बस आज ये लिखना है हेटेरोजेनाइज कैरेक्टर, टू डिफरेंट फेजेस होने के कारण बेटा आप 6 प्रॉपर्टी 6 वर्ड्स कह रहा हूं वो तुम्हें देख के आने हैं। एक तो ब्राउनियन मोशन, ये जिगजैग जो देखना है, दूसरा एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये नॉर्मली देख के आना बेटा, थर्ड टिंडल इफेक्ट, चलिए 3 ही देख के आ जाना बेटा, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, और फोर्थ और लिख लीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 4 वर्ड रीड आउट करने के आने बेटा, तभी उसका मजा आएगा। ब्राउनी मोशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ के आना है आज की क्लास, और पेपर के डाउट तुम्हें जो हो बेटा तुम इंडिविजुअली पूछ सकते हो, ठीक है। पेपर वैसे इतना डाउट वाला था भी नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का तो जो भी क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड है। थ्योरेटिकली अगर तुम्हें पता है तो पता है, नहीं पता है तो जस्ट लेफ्ट आउट, उसमें तुक्का मारने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशंस का मैं बेटा थोड़ा समझने वाला है पार्ट, वो फिजिक्स से रिलेटेड भी है, मैथ्स का इसमें कोई पार्ट नहीं है अभी, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन है ही नहीं। एक आधा न्यूमेरिकल हम लास्ट में गोल्ड नंबर या उस पर बना सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब कल बात करें, परसों थर्सडे को क्लास है तब बात करेंगे। बस ये उतार लीजिए, वैसे हो गया होगा, उतार लेना बेटा, 2 मिनट है, फिर क्लोज डाउन कर रहे हैं।